डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल। आज के पहले के लेक्चर में हमने आपको परिस्थिति की अवधारणा, उसकी परिभाषा, परिस्थिति की विशेषताएं और परिस्थिति के प्रकारों के बारे में हमने चर्चा किया था। तो जैसा कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के निर्धारक आधार के बारे में, कि जो प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति रॉल्फ लिंडन द्वारा बताई गई है, इसके आधार तत्व क्या हैं, यानी किन आधारों पर ये परिस्थितियां निर्धारित होती हैं। इसके अंतर्गत पहले हम बात करेंगे प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक आधार के बारे में, निर्धारक तत्व के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी या समाज के किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण में निर्धारित तत्व अनेकों होते हैं या अनेकों आधारों पे व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित होती है। इस तरीके से ही प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक तत्वों के कुछ प्रमुख आधारों की हम चर्चा करेंगे। और प्रदत्त परिस्थिति के इन आधारों में जो पहला आधार है वो है लिंग भेद का आधार। अधिकांश संस्कृतियों में यह देखा जाता है कि स्त्री एवं पुरुष की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है, और अधिकांशतः यह भी देखा जाता है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की परिस्थिति अपेक्षाकृत ऊंची मानी जाती रही है। और स्त्रियों की परिस्थिति के साथ उनका कमज़ोर होना, कोमल होना, भावुक होना, सहज, विश्वासी इत्यादि गुणों को जोड़ दिया जाता है। भारत की भी बात करें तो भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से निम्न मानी जाती रही है और उन्हें अबला नारी के रूप में, दासी के रूप में और एक वस्तु या संपत्ति के रूप में समझा जाता रहा है। और इन्हीं सब कारणों से ही स्त्रियों को शिक्षा, उच्च शिक्षा या सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों से अलग रखा जाता रहा है, और इसके अलावा उनको विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है, और इसके अलावा उनको पुरुषों पर निर्भर कर दिया गया या पुरुषों के अधीन भी रखा गया। यानी कि लैंगिक भेदभाव के आधार पर स्त्रियों की अलग परिस्थिति निर्धारित की गई, पुरुषों की अलग परिस्थिति निर्धारित की गई, और इसी आधार पर ही पुरुषों को साहसी, वीर, तार्किक एवं शौर्य का भी प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि स्त्रियों को छोटे मोटे कामकाजों से जोड़ा गया या पालन पोषण या घरेलू कामकाजों से जोड़ा गया, जबकि पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों से जोड़ दिया गया या उन्हें उन क्षेत्रों में काम करने का मौका या अवसर दिया गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थितियों में सांस्कृतिक कारणों से भी भिन्नता पाई जाती रही है, और इन आधारों पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान दिया जाता रहा है। और हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग
प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे मातृसत्तात्मक परिवार है तो उसमें स्त्रियों पुरुषों की परिस्थितियों में कुछ बदलाव भी होता है, देखा जाता है, और पितृसत्तात्मक समाज में कुछ और देखने को मिलता है। लेकिन लैंगिक आधार पर, लैंगिक भेदभाव के आधार पर स्त्रियों पुरुषों की परिस्थितियों में अंतर देखा जा सकता है। अब प्रदत्त परिस्थिति के नेक्स्ट हम आधार की बात करेंगे, आयुभेद। आयुभेद यानी कि आयु के आधार पर भी परिस्थितियों का निर्धारण होता रहा है। ये देखा जाता है कि विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति में अंतर पाया जाता है। और आयु के विभाजन की हम जब बात करते हैं तो बात करते हैं शिशु की बात करते हैं, बालक की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, प्रौढ़ की बात करते हैं और वृद्ध की बात करते हैं, इत्यादि स्तरों में विभाजित किया गया है। और यह भी हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान कर दी जाती हैं और एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। हम बार बार समाज में अपने ये देखते हैं, कहते हैं कि छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए या अपने से बड़े उम्र के लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह एक उम्र या आयु के आधार पर एक विशेष परिस्थिति निर्धारित हो जाती है स्वतः, और यह स्वतः होती है। और इसके अलावा यह भी सिखाया जाता है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है इसी आधार पर। और उसमें यह भी मान लिया जाता है कि हाँ, अधिक उम्र के हैं तो इनके पास अनुभव अधिक है और हमारी परंपरा के, हमारी संस्कृति के यह रक्षक हैं, ऐसा मान लिया जाता है। इसके अलावा आप यह भी देखते हैं, आप किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरना होता है तो उम्र निर्धारित कर दी जाती है कि इस निश्चित उम्र के लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे यह भी देखते हैं, चुनाव लड़ने की बात आती है तो वहाँ भी देखा जाता है कि प्रत्याशी की जो उम्र कितनी होनी चाहिए, तो योग्यता उम्र के आधार पर निर्धारित कर दी गई। दूसरा वोटर है, वोटर के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो वहाँ क्या है, यानी कि उम्र के आधार पर आप किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए, किसी विशेष जिम्मेदारी के लिए, किसी विशेष अधिकार के लिए जो है योग्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उम्र या आयु कहीं ना कहीं जो है परिस्थिति का निर्धारक तत्व बन जाता है, आधार बन जाता है। और यह भी हम देखते हैं कि भारत में जब आश्रम व्यवस्था की बात की जाती है तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के विभाजन का मूल आधार आयु ही है। आयु के आधार पर ही विभिन्न आश्रमों को निर्धारित किया जाता है। लेकिन आगे इसकी हम बात करें कि परिस्थिति निर्धारण में आयु ही महत्वपूर्ण हमेशा नहीं होती, बल्कि अनेक अन्य आधारों पर भी, जैसे हम लैंगिक आधार की बात कर रहे थे, व्यक्ति के विशेष गुण भी होते हैं, नातेदारी है, क्षमता है, शिक्षा इत्यादि आधारों पर भी जो है परिस्थिति निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आयु भेद के आधार पर, आयु अंतर के आधार पर भी परिस्थिति निर्धारित कर दी जाती हैं, निर्धारित होती हैं, स्वतः ही होती चली जाती हैं। अब नेक्स्ट आधार की बात करेंगे हम, तो वो है नातेदारी। यानी कि नातेदारी के आधार पर भी, रिश्ते नातों के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं।
एक व्यक्ति का अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं, क्योंकि हमारे माता पिता, भाई बहन, भतीजा भतीजी या जो भी नाते रिश्ते होते हैं हमारे रक्त संबंधी, इनका हम चयन नहीं करते, बल्कि नातेदारी जैविकी एवं सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रित रूप है। विवाह के आधार पर नातेदारी हम देखते हैं, तो उसके आधार पर भी जो है विवाह होने के कारण या विवाह के आधार पर नाते रिश्ते बनने के कारण कुछ विशेष परिस्थितियां निर्धारित कर दी जाती हैं। इस आधार पे यह भी कहा जा सकता है कि कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता का वर्ग, धर्म और कभी कभी व्यवसाय भी जो है उनसे संबंधित लोग ग्रहण कर लेते हैं, उनको प्रदान कर दी जाती है। और यह भी कहा जा सकता है कि नातेदारी के साथ ही व्यक्ति के कुछ अधिकार एवं दायित्व भी जुड़ जाते हैं। जैसे हम माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, दादा दादी, सास ससुर इत्यादि परिस्थितियां जो नातेदारी के आधार पर निर्धारित होती हैं, तय की जाती हैं, इन सभी के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं उत्तरदायित्व जोड़ दिए जाते हैं या स्वतः जुड़ जाती है। वो समाज में मान्यताओं एवं विश्वासों के आधार पर जोड़ी जाती है। और यह भी देखा जाता है कि समाज में माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर भी बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। उनकी उच्च एवं निम्न स्थिति के अनुसार बच्चे को भी सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। तो ये सब कुछ नातेदारी के आधार पर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदत्त परिस्थिति का जो अगला निर्धारक तत्व हुआ है जन्म का आधार या जन्म के आधार पर। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति, प्रजाति, समुदाय इत्यादि में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। यानी कि व्यक्ति का जन्म जिस घर परिवार, जिस समुदाय, जिस क्षेत्र विशेष में होता है, उसके आधार पर परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि शाही घराना है या उच्च घराना है, निम्न घराना है, निम्न परिस्थिति वाला परिवार है, या अन्य आधारों पर हम देखते हैं कि किस घर परिवार में पैदा हुए हैं, उसके आधार पर उस व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित होती है और यह स्वतः हो जाता है। नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारित के अंतर्गत वह है शारीरिक विशेषताएं, यानी कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी परिस्थिति स्वतः निर्धारित हो जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान कर दी जाती है। जैसे आप देखते हैं कि श्वेत अश्वेत का मामला हो, निर्बल शक्तिशाली शारीरिक आधार पर या शारीरिक बनावट के आधार पर निर्बल शक्तिशाली हों, हम बीमार, लूले लंगड़े, अपंग इत्यादि की भी बात करते हैं। और इसके अलावा इन अपंग या अपाहिज या बीमार व्यक्तियों की तुलना में हम स्वस्थ, सक्षम एवं सामर्थ्यवान व्यक्तियों की भी बात करते हैं। तो इस आधारों पर भी हम उच्च और निम्न परिस्थिति समाज में निर्धारित होते हुए देखते हैं कि जिस तरह की उसकी शारीरिक लक्षण हैं, उसके आधार पर भी उच्चता और निम्नता समाज में निर्धारित कर दी जाती है, स्वतः होता है। और ये कई समाजों में आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रदत्त
परिस्थिति के निर्धारक तत्व के अंतर्गत वो है जाति एवं प्रजाति। इस आधार पर हम देखें तो भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक संरचना का, सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख एवं निर्धारक अंग माना गया है। और भारतीय जाति व्यवस्था में उच्च और निम्न की भावना के आधार पर उच्च और निम्न जातियां गढ़ी गई हैं, संरचित की गई हैं। तो हम विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को या विभिन्न व्यक्तियों को उनके जाति के आधार पर उच्च एवं निम्न परिस्थिति धारण किए हुए पाते हैं। और यह समाज में स्वतः ही व्यक्ति को जिस जाति में जन्म लेता है उसी आधार पर उसके ऊपर थोप दी जाती हैं, उसको प्रदान कर दी जाती हैं। इसके अलावा प्रजातीय आधार पर भी हम देखते हैं, हम श्वेत अश्वेत की बात कर रहे थे, अब अमेरिका की बात करें तो देखते हैं कि श्वेत और अश्वेत में भी आपस में जो है भेदभाव पाया जाता है। श्वेत को उच्च स्थिति परिस्थिति प्रदान कर दी जाती है, अश्वेत को निम्न परिस्थिति प्रदान कर दी गई है, जो स्वतः ही हो जाता है। इसी तरह से जो है प्रजाति आधारों पर अन्य क्षेत्रों में या हम भारत के समाज में भी देखते हैं कि हम आदिवासी की बात करते हैं, जंगली बर्बर की बात करते हैं, या हम यह भी देखते हैं कि मंगोलायड है, निग्रो है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यानी कि जाति एवं प्रजाति के आधार पर भी परिस्थिति निर्धारित की जाती है। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक आधार हैं उसकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे अर्जित परिस्थिति के निर्धारक आधारों के बारे में, निर्धारक तत्वों के बारे में। तो अर्जित परिस्थिति के निर्धारक जो तत्व हैं, आधार हैं, उसमें पहला है शिक्षा। हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो शिक्षा होती है वह स्वतः ही अर्जित की जाती है। व्यक्ति अध्ययन करके, पढ़ाई करके योग्य बनता है, क्षमतावान बनता है, कुशल बनता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं शिक्षित की तुलना में अशिक्षित को, कम पढ़े लिखों को निम्न परिस्थिति प्रदान कर दी जाती है, निम्न स्थिति प्राप्त होती है। और अधिक शिक्षा अर्जित करके या शिक्षा के आधार पर अपनी योग्यता प्राप्त करके व्यक्ति एक अच्छी परिस्थिति, उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है। और यह भी हम देखते हैं कि विशेष प्रकार की जो शिक्षाएं होती हैं या अलग अलग तौर तरीके के विषय पाठ्यक्रम होते हैं, उसके आधार पर जो शिक्षा दी जाती है उनमें भी उच्चता निम्नता शामिल होती है। तो जो जिस प्रकार की शिक्षा अर्जित करता है उसके साथ उसी प्रकार की जो है परिस्थिति प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा जो कि अर्जित की जाती है, प्राप्त की जाती है, तो व्यक्ति जिस प्रकार की शिक्षा अर्जन करेगा, जिस प्रकार के शिक्षा ग्रहण करेगा, उसी प्रकार की उसकी परिस्थिति प्राप्त होगी। दूसरे हम आधार की बात करेंगे तो है व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारक होता है। जैसे हम देखते हैं कि या व्यवसाय को हम प्रोफेशन कह लें, तो हम देखते हैं कि अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग प्रोफेशन में शामिल लोग जिस भी व्यवसाय और प्रोफेशन में होते हैं, उस व्यवसाय एवं प्रोफेशन के अनुसार उनकी अलग अलग पहचान बनती है और उसके आधार पर उनको उच्च और निम्न मान लिया जाता है। जैसे हम बात करें प्रोफेशन की, हम बात करते हैं कि आईएएस की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, इंजीनियर की बात करते हैं, शिक्षक की बात करते हैं,
इसके अलावा जो है कारखानों में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हम बात करते हैं, मैनेजर की बात करते हैं, मज़दूर की बात करते हैं, चपरासी की बात करते हैं। हम समाज में अपने यहाँ कृषक समाज की बातें हैं, कृषक किसान की बात करते हैं, या व्यापार करने वाले अन्य लोगों की भी बात करते हैं, व्यवसाय करने वाले अन्य लोगों की भी बात करते हैं। तो यह देखते हैं कि हर व्यवसाय या अलग अलग व्यवसाय अलग अलग परिस्थितियों को धारित किए हुए समाज में पाए जाते हैं। तो व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता के आधार पर जिस तरह का व्यवसाय, जिस तरह का प्रोफेशन धारण किए हुए होता है, जिस भी प्रोफेशन व्यवसाय में अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, उसी के आधार पर उसकी जो है सामाजिक परिस्थिति निर्धारित होती है, मानी जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे संपत्ति के आधार पर। तो यह भी देखा जाता है समाज में कि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर जिस तरह से संपत्ति अर्जित करता चला जाता है, जिस रूप में संपत्ति अर्जित करता है, जिस तौर तरीके से संपत्ति अर्जित करता है, उसके साथ उसी तरह की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित कर दी जाती है या उसे सामाजिक परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। यह भी हम देखें कि केवल अधिक संपत्ति का हो जाना ही आपको उच्च परिस्थिति या निम्न परिस्थिति प्रदान नहीं करता या प्राप्त नहीं होता उसी के आधार पर, बल्कि जो संपत्ति समाज में व्यक्तियों ने अर्जित की है, किस तरीके से और किस आधार पर अर्जित की है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, गलत तरीके से अगर अधिक संपत्ति अर्जित कर लेता है, तो समाज में ईमानदारी, अपनी योग्यता कुशलता के आधार पर अर्जित करने वाली जो संपत्ति होती है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, उसकी अपेक्षा गलत तरीके से जो संपत्ति अर्जित की जाती है उसको निम्न माना जाता है, उसको निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है। लेकिन यह अंततः कहा जा सकता है कि आप ये भी देखते हैं कि जो यह आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं, वे ऊंचे माने जाते हैं। और इस आधार पर अंततः हम कह सकते हैं कि संपत्ति जो है या संपत्ति के आधार पर भी व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति को या निश्चित सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त करता है। फिर हम बात करेंगे राजनीतिक सत्ता की। तो अब देखते हैं कि अपनी राजनीतिक कुशलता के आधार पर, अपनी राजनीतिक योग्यता के आधार पर व्यक्ति राजनीतिक सत्ता प्राप्त करता है, राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों को धारित करता है। तो इस आधार पर भी व्यक्ति को उच्च और निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है, श्रेष्ठता प्राप्त होती है, निम्नता प्राप्त होती है, इस आधार पर भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्जित परिस्थिति के निर्धारक तत्व के बारे में। तो देखेंगे कि उपलब्धियां, कि व्यक्ति ने अपने कार्यों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी भूमिकाओं के आधार पर या विभिन्न आधारों पर जो व्यक्ति ने स्वयं किया हो, व्यक्ति ने स्वयं कार्य करके, व्यक्ति ने स्वयं अपनी योग्यता और सामर्थ्य क्षमता के आधार पर जो विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करता है अपने जीवन में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, इन विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता के आधार पर जो कुछ हासिल करता है, जो कुछ उपलब्धि प्राप्त करता है, उस आधार पर भी उसे उच्च और निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है। तो इस तरह से अर्जित परिस्थिति के जो मुख्य निर्धारक तत्व थे, हमने उसके बारे में चर्चा की। आगे हम बात करेंगे प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर पाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसे हम लोग स्पष्ट हो चुके हैं कि जब हमने प्रदत्त परिस्थिति को पढ़ा,
अर्जित परिस्थिति को पढ़ा, उनकी निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ा, तो इससे कहीं ना कहीं एक स्पष्ट हो जाता है। फिर भी हम बताते हैं कि मुख्य रूप से प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर है, प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास, मान्यताएं एवं संस्कृति इत्यादि हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार इत्यादि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता, राजनैतिक अधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार की क्षमता इत्यादि के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदत्त परिस्थिति के आधार जो होते हैं अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं, उनमें बहुत कम परिवर्तन होता है या उनमें परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसके आधार पर प्राप्त परिस्थितियां भी अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधारों के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। व्यक्ति जिस प्रकार का अर्जन करता है, जिस प्रकार की प्राप्ति उसे उपलब्धियां हासिल होती हैं, उसी प्रकार की परिस्थितियां भी उसकी बदलती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं, उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें कि पिता के अधिकारों की सीमा निर्धारित नहीं है। शारीरिक बनावट के आधार पर उच्चता निम्नता जो निर्धारित की जाती है वह भी स्पष्ट नहीं है। नातेदारी के आधार पर जो कुछ पाया जाता है अधिकार, वह भी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अलग अलग समाजों में अलग अलग तौर तरीके से पाए जाते हैं। और यह भी जरूरी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति या प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत जो निर्धारक तत्व होते हैं उनके आधार पर जो कुछ वह पद हासिल करता है, जरूरी नहीं होता है कि उनके अनुरूप काम करे। जैसे माता पिता हैं, अलग अलग तरीके से अपना कार्य व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरीके से पालन पोषण करते हैं, या प्रजाति आधार पर जो बनावट, शारीरिक बनावट देखी जाती है उसके आधार पर भी अलग अलग परिस्थितियाँ देखी जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रदत्त परिस्थितियाँ निश्चित होती हैं, उनका अधिकार क्षेत्र बहुत स्पष्ट नहीं होता है। जबकि जो अर्जित पद होता है वह अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो अर्जित पद होते हैं इस समाज में, आप देखते हैं उन अर्जित पदों के साथ कुछ लिखित रूप से कुछ निश्चित अधिकार अस्पष्ट होते हैं, कर्तव्य स्पष्ट होते हैं, जिसके आधार पर ही वो अपने कार्यों और भूमिकाओं को निर्वहन करते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अर्जित पद जो होते हैं अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में तो ये कहा जा सकता है कि प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थितियों में अधिकांशतः दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लें कि यह संभव है कि एक व्यक्ति पिता होने पर भी अपने बच्चों के लालन पालन या पालन पोषण पर समुचित ध्यान ना दे, किंतु ऐसा नहीं होता है कि एक जो IAS अधिकारी है या एक जिला अधिकारी है, एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है, वो अपने से संबंधित कार्यक्षेत्रों की जिम्मेदारी या कार्यक्षेत्रों में जो अपनी भूमिका का निर्वहन न कर पाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर कभी पाया जाता है तो वो अपवाद स्वरूप पाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने आपको प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के निर्धारक तत्व के रूप में
हमने आज आपको विभिन्न बिंदुओं के बारे में चर्चा की और आपको आशा है कि स्पष्ट हो गया होगा। तो इस तरह से जो परिस्थिति टॉपिक है यह कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे।